Hello everyone, I am Reena Moore. I will teach you chapter number 2 Indian economy. Today topic is your industry and trade. इंडस्ट्री एंड ट्रेड के अंदर बेसिकली क्या होता है बेटा कि हमारा जैसे कि इंडिया कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, तो वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता है केवल एग्रीकल्चर के बेस पे। उसे अगर प्रोग्रेस करनी है तो उसके पास एक गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर होना चाहिए। अगर प्रोग्रेस करनी है तो उसके लिए एक गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर होना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री के कारण लोगों को क्या मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो एम्प्लॉयमेंट के कारण वो मोर स्टेबल है कंपैरिजन टू एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर के काम में क्या होता है, लोगों के पास कुछ टाइम के लिए तो वर्क होता है, कुछ टाइम के लिए वर्क नहीं होता है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो प्रमोट करती है किसको, मॉडर्नाइजेशन को, प्लस आपकी ओवरऑल प्रोस्पेरिटी को। बेसिकली जितने भी हमारे 5 ईयर प्लान बनाए गए थे वो किसको ध्यान में रखे थे, ए लॉट ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इवन हमारी जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई है उसमें भी बेसिकली फोकस, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के अंदर आई थी, उसमें भी हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में फोकस किया गया था। सेकंड 5 ईयर प्लान जो प्रोफेसर महालन लॉवेस ने दिया था उसने भी बेसिकली इसी पर फोकस किया था। इंडिपेंडेंस से पहले की अगर बात करें तो इंडिया के अंदर बहुत सारी वैरायटी ऑफ इंडस्ट्री थी, लेकिन बेसिकली जो अगर बात करें केवल कॉटन और जूट ऐसी इंडस्ट्री थी जहाँ पर इंडिया ने क्या कर रखी थी, प्रोग्रेस कर रखी थी। इवन अगर बात करें प्राइवेट इंडस्ट्री की तो केवल वेल मैनेज थी आपकी आयरन और स्टील इंडस्ट्री, एक आपकी जमशेदपुर में थी और एक कोलकाता में। उसके अलावा आपका इंडस्ट्रियल बेस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था इंडिया का। अब हम स्टडी कर रहे हैं बेटा रोल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। देखिए हमारे जब हमने पॉलिसी बना रहे थे उस समय हमारे माइंड में बहुत बड़ा क्वेश्चन था किसके रिगार्डिंग डिसाइड करना था रोल, कि पब्लिक सेक्टर का क्या रोल रहेगा, प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल रहेगा। तो हमारा जो डिसीजन लिया गया वो डिसीजन किसके बेस पे था, कैपिटल के बेस पे था, क्योंकि कैपिटल हमारे भाई बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए किसके लिए जरूरत होती, कैपिटल के लिए। जो इंडियन जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके पास इतनी कैपिटल नहीं थी कि वो अपना खुद का इंडस्ट्रियल वेंचर इस्टेब्लिश कर सके, ठीक है। तो उनके पास क्या नहीं थी बेटा, कैपिटल नहीं थी। तो कैपिटल नहीं थी तो वो अपना क्या नहीं कर सके, वो अपना बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट नहीं कर सकते थे। और जिसके कारण जो भी बड़े और मेजर प्रोजेक्ट थे वो किसके पास चले गए, हमारे कैपिटल ना होने के कारण सारे के सारे बड़े प्रोजेक्ट है वो किसको हैंडल करने पड़े, आपकी पब्लिक कंपनी को, पब्लिक सेक्टर को, पीसीयू को। इवन हमारा अगर बात करें एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस टाटा और बिरला केवल 2 ही जाने माने थे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर में जिन्होंने मतलब किया गया, जिनके पास रुपए थे इन्वेस्ट करने के लिए। सेकंड वन क्या था कि लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर। कहीं ना कहीं एक्सटेंसिव रोल है प्रमोट फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर, कहीं ना कहीं हमारे क्या था, उन्हें प्रमोट करने के लिए नहीं कहा जा रहा था। उन्हें कहीं ना कहीं उनके पास कैपिटल नहीं थी, तो उन्हें पता था कि अगर वो बिज़नेस के अंदर ज़्यादा रुपए लगाएंगे और मार्केट क्या है, लिमिटेड साइज इन मार्केट है, तो उनके प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी और जिसके कारण उन्हें लॉस हो सकता है। और गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसी बनाई थी वो कंट्रोल करने के लिए, इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए सेकंड 5 ईयर प्लानिंग से ही उस पर फोकस किया गया था हमारा। तो कहीं ना कहीं कंप्लीट ऑब्जेक्टिव और सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखे कंप्लीट कंट्रोल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले रखा था। द पॉलिसी प्राइवेट सेक्टर वाज कॉम्प्लीमेंट्री, केवल जो प्राइवेट सेक्टर का क्या था, पब्लिक सेक्टर को कॉम्प्लीमेंट्री का रोल कर रही थी। मेन रोल, लीडिंग रोल कौन कर रही थी, हमारी पब्लिक सेक्टर कर रही थी, क्योंकि कहीं सोशल वेलफेयर का काम है वहाँ पर रुपये कौन लगाना चाहती है, वहीं पर भी पब्लिक सेक्टर लगाएगी। प्राइवेट सेक्टर तो प्रॉफिट अचीव करना चाहती है।
इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिसोल्यूशन कहे 1956 के, IPR 1956 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। बेसिकली क्या होता है गोल ऑफ द क्या क्या है, IPR हमारे 1956 30 अप्रैल 1956 में जब हमारे यहाँ पर सेकेंड 5 ईयर प्लानिंग चल रहा था उस टाइम पर अडॉप्ट की गई थी। इसके अंदर क्या किया गया था बेटा हमारी 30 अप्रैल को, इसके अंदर बेसिकली जो फोकस किया था जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 में बनाई थी हमारी फर्स्ट पॉलिसी, उसके अंदर जो प्रॉब्लम थी जो फेस कर रही थी इकोनॉमिक पॉलिटिकल चेंज को, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारी ये पॉलिसी बनी थी। इसके अंदर क्या हुआ था, द गोल ऑफ द स्टेट कंट्रोलिंग द कमांडिंग हाइट ऑफ द इकोनॉमी, ये जो रिसोल्यूशन किया गया था कि 1948 में था उसके लिए, तो इसके अंदर सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ द सोसाइटी को ध्यान में रख के किया गया था। और जो हमारा IPR था उसने क्या कर दिया था, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी बेसिकली हम बनाते किस लिए है, टू डिवाइजिंग वेरियस प्रोसीजर को डिवाइड करने के लिए, प्रिंसिपल को, रूल्स रेगुलेशन को, ताकि हम कंट्रोल कर सके कोई भी इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज ऑफ द कंट्री। 3 कैटेगराइज में डिवाइड कर दिया था, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट कैटेगरी के अंदर क्या गया था, एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द स्टेट होता था। सेकंड कैटेगरी क्या था, प्राइवेट सेक्टर कुड सप्लीमेंट, प्राइवेट सेक्टर कर सकते हैं सप्लीमेंट एफर्ट्स डाल रहे थे। फर्स्ट सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्टार्टिंग न्यू यूनिट के रिगार्डिंग, ठीक है। थर्ड वन इज योर व्हाट टू बी इन प्राइवेट सेक्टर। देखिए सेकंड के अंदर क्या था, आपका गवर्नमेंट सेक्टर प्लस प्राइवेट सेक्टर दोनों ही थे। आपका इसके अंदर क्या होने लग रहा था कि प्रोग्रेसिवली स्टेट ऑन थी, और इसके अंदर जो भी आप इनिशिएटिव ऑफ सेटिंग ऑफ इंडस्ट्री एंड प्राइवेट सेक्टर विल बी सप्लीमेंट एफर्ट। फर्स्ट एफर्ट्स कौन डाल रहे थे, आपके पब्लिक सेक्टर, सप्लीमेंट एफर्ट्स कौन के हो सकते हैं, हमारे प्राइवेट सेक्टर के। थर्ड में पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर था, और तीनों की तीनों कैटेगरीज थी। ऑल्दो दे आर ए कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री लेफ्ट टू प्राइवेट सेक्टर, कहीं ना कहीं स्टेट को कंट्रोल को ध्यान में रखे हुए एक लाइसेंस सिस्टम बनाया गया था, उसके लिए किया गया था। नाउ न्यू इंडस्ट्री वाज अलाउड टू ऑनलाइन से लाइसेंस, जब तक उसके पास लाइसेंस नहीं है तब तक वो बिज़नेस एस्टैब्लिश नहीं कर सकती है। उसे कोई भी बिज़नेस एस्टैब्लिश करने से पहले लाइसेंस लेना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ेगी। और गवर्नमेंट के द्वारा क्या है, जितने भी बैकवर्ड रीजन थे उसके अंदर वो प्रमोट करना चाहते थे क्या, इंडस्ट्री को, तो वहाँ पर अगर आप बिज़नेस को एस्टैब्लिश करें तो गवर्नमेंट क्या अगर जल्दी से लाइसेंस दे रही है, किसके लिए, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती थी कि जो बैकवर्ड एरिया है उसके क्या उसके डेवलपमेंट हुए। उसके अलावा गवर्नमेंट क्या लाइसेंस तो देती थी, उसके अलावा उन्हें कुछ कंसेशंस वगैरह देती थी। क्या कंसेशन है, टैक्स बेनिफिट मिलता था, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा लो टैरिफ रेट पे मिल रही। मेन पर्पस क्या था, प्रमोट करना रीजनल इक्वालिटी, रीजन था, ठीक है। तो जो ये हमारा लाइसेंसिंग सिस्टम था, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम, इसके अंदर बेसिकली क्या करता था, हमें लाइसेंस किस लिए जरूरत पड़ती थी, अगर हम नई इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश कर रहे हैं या एक्सपेंड कर रहे हैं या फिर हम डिवर्सिफाई ऑफ प्रोडक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज योर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बेटा हमारी क्या है, बेसिकली क्या होता है, डिफाइन अ मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड टू एसेट्स ऑफ ए यूनिट। दिस लिमिट है चेंज, जो ये मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड की जो लिमिट है वो चेंज होती रहती है पीरियड टू पीरियड। जैसे अगर हम बात करें 1950 की तो ये थी आपकी 5 लाख, और अब प्रेजेंट में वो चेंज होकर कितनी होगी, 1 करोड़ पे होगी। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी है वो कर कमेटी है, जो बेसिकली प्रमोट करते हैं हम क्या कि रूरल एरियाज़ के अंदर हम बिज़नेस को क्या कर सकते हैं, एस्टैब्लिश कर सकते हैं अपना बिजनेस। बेसिकली जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है इसके अंदर मेनली फोकस किया जाता था, किसकी तरफ हम मेनली फोकस करेंगे, हमारी लेबर इंटेंसिव को कि ज़्यादा से ज़्यादा लेबर यूज़ करें, तो यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का वर्क है, जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट दे रही है। सेकंड वन क्या है, नीड फॉर प्रोटेक्शन फॉर बिग फर्म।
ये जो इंडस्ट्री है वो कभी भी बिग इंडस्ट्री से क्या नहीं कर सकती है, कंपटीशन नहीं कर सकती है। इसलिए कहीं ना कहीं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को किस लिए इस्टेब्लिश कर रही है कि गवर्नमेंट्स के द्वारा प्रोटेक्ट करती है बिग फर्म को, क्योंकि दोनों के दोनों कंपटीशन कर सकते हैं, क्योंकि उसकी जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है अलाउड ऑन एसेट्स वो एक लिमिटेड अमाउंट की होती है, रूरल एरियाज में वो इस्टेब्लिश होती है। इसलिए कि कहीं ना कहीं भाई कंपटीशन ना हो, वेरियस स्टेप गवर्नमेंट के द्वारा उनके ग्रोथ के रिगार्डिंग लिए गए हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के रिगार्डिंग, कि जो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट करे, रिजर्व कर दिया कुछ एरिया रिजर्वेशन प्रोडक्ट की, इन प्रोडक्ट को केवल मैन्युफैक्चर कौन करेगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कर सकती है। इन गुड्स का प्रोडक्शन कौन नहीं करेगी, हमारी बिग फर्म्स नहीं कर सकती। इवन कंसेशन भी गवर्नमेंट्स के द्वारा बहुत सारी दी जाती है, लोअर एक्साइज ड्यूटी है या बैंक लोन एट द लो इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट वन इज योर टॉपिक इज योर ट्रेड पॉलिसी, आपका इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। हम क्या करने लगे बेटा, फॉरेन ट्रेड के अंदर आपका ट्रेड पॉलिसी टॉपिक है। बेसिकली ट्रेड पॉलिसी के अंदर होता क्या है कि गवर्नमेंट है, हम क्या करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट फॉरेन कंट्री से करते हैं। हमारा क्या होना है, इंडिया का इंपोर्ट्स आर ग्रेटर दैन एक्सपोर्ट, तो इसलिए गवर्नमेंट ने पॉलिसी अडॉप्ट की ट्रेड पॉलिसी, उसका नाम था इंपोर्ट पॉलिसी। क्लोजली रिलेट थी हमारी ट्रेड पॉलिसी से। इसके फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने क्या किया, मेनली हमने क्या किया, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी कहे या फिर उसी को देखिए, हमारी सेकंड नाम है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का अनदर नेम है हमारा इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। इसके अंदर बेसिकली क्या करना है, मेन एम क्या था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का, कि रेफर करता है एक पॉलिसी को जिसमें रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन इंपोर्ट विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर यही था कि या तो हम अपने देश के अंदर जो चीज़ हम बाहर से मंगवा रहे हैं उसके रिप्लेसमेंट, जैसे कि आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि आप बाहर से कोल्ड ड्रिंक ले रहे हो तो आप क्या करो, अपने देश में जूस, बेस्ट एग्जांपल है। सेम एज इट इज़ आप सब्स्टिट्यूट है, रिप्लेसमेंट की उसकी जगह ये यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारी मशीनरी जब फॉरेन कंट्रीज में उसके रिप्लेसमेंट में ये चीज़ों पर फोकस किया गया। तो गवर्नमेंट के द्वारा जब वो फॉर एग्जांपल आप इंपोर्ट व्हीकल फॉरेन कंट्री से करो तो उसके बजाय आप अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इनकरेज करो कि वो उस तरह के गुड्स का क्या करे, प्रोडक्शन करे। बेसिक एम क्या था, कहीं ना कहीं जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के पीछे दो ही एम थे। एक तो क्या करना चाहते थे, सेविंग ऑफ प्रीसियस फॉरेन एक्सचेंज एंड अचीविंग सेल्फ रिलायंस। तो प्रोटेक्शन करने के लिए इंपोर्ट्स को, गुड्स को इम्पोज 2 फॉर्म्स लिए गए। आपके 2 फॉर्म्स, टैरिफ प्रोटेक्शन फॉर्म, एक टैरिफ होता है और एक कोटा। टैरिफ क्या है बेटा, टैरिफ एक तरह का टैक्स होता है जो हम गुड्स बाहर से मंगवाते हैं, टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स गुड्स। तो जब हम क्या कर रहे हैं, ये टैक्स लीव ऑन इम्पोर्ट्स गुड्स पे होता है। बेसिक एम क्या है, हम इम्पोज कर देंगे हैवी ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट्स गुड्स, जिसके कारण वो गुड्स क्या हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी, जिसके कारण जब बाहर वो बहुत ज़्यादा अब बाहर से मंगवा रहे हो और महंगी मिल रही है, जबकि हमारे देश में वो सस्ती मिल रही है। ये होता है टैरिफ। सेकंड वन इज योर कोटा। इसके अंदर मैक्सिमम क्वांटिटी डिसाइड कर सकते हैं, एक लिमिट डिसाइड कर देते हैं, क्वांटिटी डिसाइड कर देते हैं कि आप इतने ही गुड्स को मंगवा सकते हो। बेसिकली इफेक्ट क्या हुआ टैरिफ और कोटा से, कि लोगों क्या करने गए, हमें प्रोटेक्ट करना है हमारी कंट्री की डोमेस्टिक फर्म को, किससे, फॉरेन कंपटीशन का। ये जो क्यों हम प्रोटेक्ट करना चाहते थे हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री की फर्म को फॉरेन कंपटीशन से, क्योंकि पॉलिसी प्रोटेक्शन किस पे बेस होती थी कि इंडस्ट्री ऑफ डेवलपिंग कंट्री आर नॉट इन पोजीशन टू कम्पीट अगेंस्ट द गुड प्रोड्यूस बाय, कि जो डेवलप कंट्री जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही थी और जो हमारी कंट्री प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही थी, दोनों के अंतर क्या है, ज़मीन आसमान का अंतर है। और हमारी कंट्री के जो इंडस्ट्री उससे कंपटीशन नहीं कर सकती है, इसलिए हमारे कंट्री वाले उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग क्या करना चाहते थे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बना रहे। तो इसके लिए हमारी जो कंट्री है उसको क्या कर रही थी, कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन कर रही थी। सेकंड वन क्या था
कि कहीं ना कहीं हमारा जो ड्रेन है, हमारे इंडिया का ड्रेन है वो कहाँ जाने लग रहा था, फॉरेन कंट्री में, हमारी फॉरेन करेंसी बाहर जाने लग रही थी। तो इसलिए इफ़ेक्ट ऑफ पॉलिसी ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, क्या क्या इफ़ेक्ट पड़े इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कारण। इम्प्रेसिव नीडेड, कहीं ना कहीं जो हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग था उसके अंदर इम्प्रेसिव नीडेड की जरूरत पड़ी। हम अंदर झाँकने लगे, हम देखने लगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए भाई, हमारा 1950 में केवल जीडीपी में इंडस्ट्रियल सेक्टर 11.8 था, फिर 24.6 तक चला गया था। इंडस्ट्रियल सेक्टर में जीडीपी के राइज होने का मतलब है कि हमारी एनुअल ग्रोथ हो रही है। नो लॉन्गर इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसके अलावा कोर्ट और जूट में नहीं होती, उसके अलावा अदर सेक्टर में भी होने लगे डिवर्सिफाइड, क्योंकि पब्लिक सेक्टर रोल प्ले कर रही थी। स्मॉल स्केल को भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल गई थी। इवन लार्ज सेक्टर फर्म है वो अदर बिजनेस कर रही थी। हमें कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन मिल रहा था फॉरेन कंपटीशन से, जिसके कारण जो हमारी इंजीनियस इंडस्ट्री थी वो केवल अब वहाँ ना करके अदर्स एरियाज़ के अंदर भी प्रोडक्शन करने लग रही थी। कैसे, जैसे कि आपकी इनवर्ड्स लुकिंग स्ट्रैटेजी अपनाने के कारण या लैक ऑफ कंपटीशन होने के कारण। ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन में यही है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी हम डेवलप होने लगे थे। उसके अलावा क्या होने लगा था, हमारे यहाँ पर लाइसेंस पॉलिसी अपनाने लगी थी मॉनिटर कंट्रोल करने के लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को, और बहुत सारे कंट्रीब्यूशन हो गया था पब्लिक सेक्टर का ग्रोथ के कारण। पिछले जो 40 सालों में प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट ने डिसाइड कर दिया था व्हाट द पब्लिक सेक्टर लोन कैन डू, व्हाट द प्राइवेट सेक्टर कैन आल्सो डू। कौन से प्राइवेट सेक्टर करेगा काम, कहाँ पब्लिक करेगा। बहुत सारी पब्लिक सेक्टर फर्म इनको बहुत ज़्यादा लॉस भी हुआ इस तरह का काम करते हुए, जिसके कारण हमारे इंडिया का ड्रेन ऑन नेशनल लिमिटेड सोर्सेज तक चला गया। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट है। एक हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है परमिट लाइसेंस राज। परमिट लाइसेंस राज मतलब लाइसेंस लेना पड़ता था जब हम बिज़नेस को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं या बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, डिवर्सिफाई। तो उसके अंदर क्या करते थे, जितनी भी हमारी बड़ी बड़ी फर्म्स होती थी वो क्या करती थी कि कोई और नई इंडस्ट्री आकर बिज़नेस इस्टेब्लिश ना कर ले, वो खुद ही क्या कर लेती थी, वो खुद ही लाइसेंस ले लेती थी। ठीक है, मैंने तो इसके कारण क्या होने लगा, लाइसेंस लेकर वो कुछ करती नहीं थी बिजनेस, और है ना वो दिखाती थी कि हम बिजनेस कर रहे हैं। द एक्सेसिव रेगुलेटर्स बट कैन बी परमिट लास्ट प्रिवेंटेड सर्टेन फर्म आर बिकमिंग मोर एफिशिएंट, जिसके कारण कुछ गिनी चुनी फर्में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बन गई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लग रही थी, ऑब्टेन लाइसेंस वही ले रही थी, और जिसके कारण बार बार जब उन्हीं को लाइसेंस मिल रहा था तो उनके प्रोडक्ट की क्या होने लग रहा था, इम्प्रूवमेंट होने लग रहा था। वहीं दूसरों को क्या नहीं मिल रहा था, मौका ही नहीं मिल रहा था बिजनेस को स्टार्ट करने के रिगार्डिंग। तो ये था आपका आज का टॉपिक। लास्ट में कंक्लूजन में कह सकते हैं हम, द प्रोग्रेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द फर्स्ट इम्प्रेसिव, बहुत अच्छी थी। इंडस्ट्रियल भी क्या होने लगा था, डिवर्सिफाइड होने लग गया था, अलग अलग चीज़ में कंपैरिजन होने लगा था। हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे फ्रूट ग्रेन में, ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण। लैंड रिफॉर्म हुआ था जो अबॉलिशन कर रहा था जमींदारी सिस्टम का हमारा। ये था हमारा बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। वहीं आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर क्या होने लगा था, एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशन के कारण ग्रोथ होने लगी थी, हम सेल्फ रिलायंस होने लगे थे, खुद गुड्स प्रोडक्ट्स बना लगे थे। वहीं फॉरेन प्रोटेक्ट कर रहे थे हम फॉरेन गुड्स के कंपटीशन से। और हमारे ट्रेड सेक्टर में हमारी इनवर्ड्स लुकिंग स्ट्रेटजी थी या एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रेटजी थी, ये सारा था। तो ये था हमारा न्यू इकोनॉमिक इंडियन इकोनॉमी 1950 to 1990 तक। आज के लिए इतना ही, यहीं पर आपका चैप्टर नंबर 2 एंड होता है। आगे की वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। अभी के लिए साइन आउट।